हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 2 और ये लेक्चर है आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स के बेस पर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं बच्चों, वो दो तरह से होते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बच्चों, आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर बात करेंगे और क्या होता है और इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसके कारण होती है। तो यस, तैयार हो जाइए आप सभी। हेडिंग लगाए बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नोट्स खुद से बनाने हैं आपको। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है ये जानते हैं पहले। तो ये तो है एक सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर वो होता है जो न तो पूरी तरह से कंडक्टर है और न पूरी तरह से इंसुलेटर है। ना पूरी तरह से कंडक्टर और ना पूरी तरह से इंसुलेटर, ये हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, अगर आप लोग मेरा पहला लेक्चर ना देखे हो कि ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी फीलिंग अगर नहीं आई होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप लोग उसे क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर सेमीकंडक्टर का ज़रूर देखिएगा, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो, क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में सेमीकंडक्टर का ही यूज़ कर रहे हो आज के टाइम पर, है ना। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग एक नाम से और बुलाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक नाम से हमसे और भी बुलाते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर का ये सेंस क्या है। अगर हम बात करें इनके सेंस में, तो इंट्रिंसिक को ही कहते हैं प्योर। ऐसा प्योर नाम क्यों दिया गया है? एक्चुअल मतलब कि इसमें कोई इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं होती है, कोई इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं होती है। तो जैसे कि सिलिकॉन हो गया, प्योर सिलिकॉन, अगर मैं बात करूं प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, अगर ये आपको क्रिस्टल मिल जाए, ये सब क्रिस्टल अगर आपको मिल जाता है, प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल मिल जाए और या तो प्योर जर्मेनियम का क्रिस्टल मिल जाए, तो आप क्या बताओगे ये कैसा सेमीकंडक्टर है? आप यही कहोगे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, तो क्या इसका यूज़ हम व्यवहारिक रूप से करते हैं, होता है कि नहीं? नहीं, इसका व्यवहारिक रूप में हम यूज़ नहीं कर सकते। मतलब प्योर अगर हम सेमीकंडक्टर लेकर कुछ डिवाइसेस बनाया जाए तो ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से कंडक्टिविटी अपना नहीं शो कर पाता, पूरी तरह से कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो पाती, मतलब अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, उसकी कंडक्टिविटी ग्रो करने के लिए हम कुछ इम्प्योरिटीज मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे हम लोग डोपिंग कहते हैं, और ये सब हम आगे के लेक्चर के वीडियोस में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर और प्योर जर्मेनियम। इंट्रिंसिक, इसमें जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन ऑफ करंट, कंडक्शन ऑफ करंट, वो होता है इलेक्ट्रॉन और होल के कारण। किस कारण? इलेक्ट्रॉन्स। इस इलेक्ट्रॉन को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, इसे हम लोग फ्री कहेंगे, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और होल्स के कारण होता है, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, या इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर कोई पूछे आपसे, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बराबर होता है, मतलब होल्स के कारण होता है। अच्छा,
एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या होल्स ज़्यादा होंगे? तो हम ये इसमें बताएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स, इनकी जो डेंसिटी होती है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और होल डेंसिटी, ये इक्वल होती है किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और इसमें इनका एक नाम दिया गया है, मतलब इन दोनों का कंबाइंड नेम है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन Ni, ये इसको रिलेशन बताता है, ये रिलेशन शो करता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इक्वल होती है, और इन्हें ही हम चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कहते हैं, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, और साथ में I लगा हुआ है तो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन कहेंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में यूज होता है। अच्छा ठीक है, और कुछ बातें इसमें डिस्कस कर लें। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन है और ये होल है, ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये होल्स क्या होती है? अब इलेक्ट्रॉन और होल को समझने के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो समझ में आता है, होल्स को समझने के लिए आपको इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलना होगा। माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटे छोटे लेवल पर चलना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है, और हम डिस्कस करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे इक्वल हैं और कैसे ये होल बनते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, होल्स क्या है, आप समझ जाओगे। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में हम जानेंगे इसका सिर्फ सिंगल एटम, अगर प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम की हम बात करें, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम, इसके वैलेंस सेल में, किसमें? वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका अगर हम क्रिस्टल उठा के देखें, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का क्रिस्टल, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर होता है डायमंड लाइक। कैसा होता है? डायमंड लाइक। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम, ये दोनों ही डायमंड लाइक। अब डायमंड कैसे बनता है? डायमंड बनता है कार्बन से। कार्बन में भी लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कार्बन का जो स्ट्रक्चर होगा, हम सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़े होंगे या हम पढ़ चुके भी हैं, सॉलिड स्टेट में आप लोग पढ़े होंगे, जो कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, कुछ 3D में होता है। किस में? कुछ 3D में, कुछ इस टाइप में। और इसमें लैटिस बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? लैटिस। लैटिस वो होता है इसमें कई एटम्स मिलकर के इस शेप में बनते हैं। कुछ एटम्स यहाँ होते हैं, कुछ एटम्स यहाँ, इस एटम कुछ इस तरह से, कुछ एटम्स यहाँ पे, फिर एक एटम यहाँ से, ऐसे कुछ ऐसे लैटिस बने होते हैं। अब आप लोग इसको अब जानते होंगे, ऐसे लैटिस कुछ इस टाइप से 3D में बने होते हैं। मतलब एक एटम अपने नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। 3D में हम नहीं दिखा सकते बोर्ड पे, आप लोग इसका 3D डायग्राम देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्लिप डाल दूंगा, आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि 3D में कैसा दिखता है इसका लैटिस। तो लैटिस बनता है, और इसे हम 2D में अगर बनाते हैं तो 2D में हम इस तरह दिखाएंगे कि जैसे इसके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 वाले को हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे, और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। इसके पास ये +4 मतलब प्योर सेमीकंडक्टर के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने नेबरिंग एटम से कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे ये शेयर किया, ऐसे ये भी शेयर करेगा आगे चल करके। अभी फ़िलहाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये शेयर कर लेता है। यहाँ भी प्लस इसके नेबरिंग वाला जो एटम होगा वो भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और शेयर कर लेता है। तो यहाँ बन जाती है ज़बरदस्त बॉन्ड बन जाता है।
यहाँ भी +4 वाला एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, शेयर कर लेता है, और यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है अच्छा खासा, और ये बहुत टाइटली बॉन्ड होती है ना, बॉन्ड बहुत टाइटली होता है। ये हम बात कर रहे हैं एट 0 केल्विन पर टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिलिकॉन का क्रिस्टल की मैं बात कर रहा हूँ। सपोज दैट कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लैटिस कैसा दिखाई पड़ेगा, कैसा अपना वो शेयर करता है। तो ये अपने नेबरिंग एटम से इस तरह से शेयर करके, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 और इसने शेयर कर लिया एक एक इससे अपने, ये जैसे कि 4 एटम से इसने शेयर करके एक स्टेबल हो गया, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा तो ये स्टेबल हो जाता है, और ये 0 केल्विन पर ये बहुत ही टाइटली बॉन्डेड क्या होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब आगे चल के थोड़ा सा, अगर इसके नियर अबाउट अगर चार्ज है 0 केल्विन के आसपास, एग्जैक्ट 0 नहीं कह रहे हैं, 0 या इसके आसपास 1 केल्विन 2 केल्विन इसी के रेंज में, कम से कम मतलब इसी के आसपास, तो उस टेम्परेचर भी टाइटली बॉन्डेड होते हैं। अब जैसे ही आप नॉर्मल टेम्परेचर की बात करते हो, नॉर्मल टेम्परेचर बोले तो रूम टेम्परेचर, एज हम कह सकते हैं एट 300 केल्विन, इस टेम्परेचर पर क्या करता है कि यहाँ वाले जो लैटिस होते हैं, इसमें जो लैटिस होते हैं वो लैटिस रैंडमली मोशन करते रहते हैं, और लैटिस में का ही ये एक स्ट्रक्चर है, 2D में है, 3D तो बन नहीं पाएगा, 2D में हम एक साइड का बना दे रहे हैं। तो लैटिस का एक साइड का ये आपका स्ट्रक्चर है। तो जो लैटिस होते हैं बच्चों, वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं क्रिस्टल के अंदर लैटिस मोशन में रहते हैं, मतलब वाइब्रेशन मोड में होते हैं, बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहते हैं। इससे होगा क्या, ये कब मोशन में आते हैं, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं। रूम टेम्परेचर में क्या होता है, कुछ थर्मल एनर्जी गेन कर लेते हैं, और उसके मोशन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मोशन की मतलब एनर्जी होती है, बढ़ जाती है। तो इसे हम लोग मोशन करने को, रैंडम मोशन को कहते हैं थर्मल एजिटेशन। और इस थर्मल एजिटेशन के कारण, मतलब मोशन के कारण, कुछ बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन कर लेते हैं, और जब एनर्जी गेन कर लेंगे, काफ़ी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी गेन कर लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से बिल्कुल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। बॉन्ड क्या करते हैं, ब्रेक करके यहाँ से ये मूव कर जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, मतलब यहाँ से मूव कर देंगे, इलेक्ट्रॉन पहुँच गया इस साइड, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जब बाहर आ जाएगा तो फ्री हो जाएगा, ये कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री हो चुका है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ एक वैकेंसी हो गई, ये क्या हो गई, एक वैकेंसी है, वैकेंसी, और इस वैकेंसी को हम लोग कहते हैं होल। ठीक है ना, इस वैकेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो ऐसे ही अब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक होल बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 होल बनेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 3 होल बनेंगे, अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 100 होल बनेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकला यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करता है, ये भी जैसा कि लैटिस मोशन करते हैं वैसे ये भी रैंडमली मोशन करता है। रैंडम का मतलब ये है बच्चों कि इसका कोई अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, कभी इस डायरेक्शन में तो कभी इस डायरेक्शन में, कभी ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में ये मूव करते हैं। और ये रैंडम मोशन करेंगे, जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकला इधर आया, अब पता लगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला इधर चला गया, तो यहाँ भी होल क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से, ये होल को भर दिया, इस होल में आकर के भर दिया, और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी होल को भर देता है, मतलब रिकम्बाइन होता है, तो वहाँ पे क्या, वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाई एनर्जी लेकर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है और स्टेबल हो जाता है, और यहाँ होल आ जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, इलेक्ट्रॉन्स
एंड होल्स, आप लोग इस पॉइंट को नोट कर सकते हो, ये बोथ आर इन रैंडम मोशन, ये दोनों ही रैंडम मोशन में होते हैं, दोनों ही रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही रैंडम मोशन में होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ जितने इलेक्ट्रॉन और उतने ही होल्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ होल डेंसिटी। और इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, इन दोनों को कहते हैं। और ये Ni के बराबर होता है, ठीक है ना। इतनी बातें आप लोग नोट कर सकते हो। तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लिया आपने। अब हम इसको बच्चों एरेस करते हैं और एरेस करके बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे कुछ और कॉन्सेप्ट पे। तो होल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है। होल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन वैकेंसी है, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को रखने का इसके पास कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। और ये बिहेव करता है, ये बिहेव करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। कैसा बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि अगर हम बात करें सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये बन जाता है Na+, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो Na+ बना, मतलब ये आयन बन गया। तो यहाँ से इसने क्या इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला है? क्योंकि कुछ ये एनर्जी गेन किया हुआ है। ऐसे ही ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन भी कुछ ना कुछ एनर्जी गेन किया है। तो जो एनर्जी गेन किया है और गेन करके बाहर आ गया है, मतलब इसको आयन बना दिया है। एक तरह से एनर्जी जो बनी वो आयोनाइजेशन एनर्जी बनी। मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी Eg, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो डिफरेंट कह सकते हो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए, या दो ही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के लिए ये आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम लोग फर्मी एनर्जी भी कहते हैं, फर्मी एनर्जी ये भी कहते हैं, तो ये डिफरेंट होती है। जैसे जर्मेनियम के लिए 0.75 होती है Eg, मतलब फर्मी एनर्जी या एनर्जी बैंड गैप कह सकते हो, या इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी। एक काइंड है, काइंड्स ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है वो आयोनाइजेशन एनर्जी या एनर्जी बैंड गैप कह सकते हो। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ रहा है तो कुछ एनर्जी लिया है। कितनी एनर्जी लिया है? वही एनर्जी ही आयोनाइजेशन एनर्जी है। एक काइंड्स है, हम ये डायरेक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी है ये, और है भी कह सकते हो उसको, ठीक है। डायरेक्टली मतलब हम ये नहीं बोल सकते, लेकिन एनर्जी बैंड गैप या फर्मी एनर्जी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकलने में कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यही है होल्स, और ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बात करते हैं, धीरे धीरे इसमें बढ़ते हैं आगे। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं, जो टॉपिक हमारा है इसमें वो है बेसिक पॉइंट इसमें कि कह सकते हो क्या, प्रोसेस ऑफ जनरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ये दो पॉइंट हम समझते हैं, प्रोसेस ऑफ जनरेशन और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये क्या होता है। तो रिकॉम्बिनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन जब होल को आकर भर देता है तो हम कहेंगे इस प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। और जब एनर्जी गेन करके कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाता है, फ्री हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ जनरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही जनरेट हो रहे हैं। जब दोनों ही जनरेट हो रहे हैं तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ जनरेशन। और इसका रेट जो होगा, मतलब यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में ये जनरेट हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं रेट ऑफ जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन। और
एट अ सर्टेन टाइम, किसी टाइम पर हम मान लेते हैं कुछ, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड से बाहर निकले, ये बाहर निकले, तो यहाँ क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो 2 होल्स बन गए, ये पता है। मान लो उस किसी सर्टेन टाइम में यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकला था और वो इधर आ गया, तो यहाँ एक होल्स बन गया, और उसी टाइम पर ये कोई फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ कर किसको भर देता है। ध्यान समझना, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 होल्स बना, और उसी टाइम पे कहीं और इलेक्ट्रॉन निकला होगा, वो इस डायरेक्शन में मान लो जा रहा है, तो यहाँ होल क्रिएट किया, और जैसे ही होल क्रिएट किया, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के मान लो इसको क्या कर देता है, भर देता है, मतलब रिकम्बाइंड कर देता है। तो कितना रिकम्बाइंड हुआ, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड हुआ, तो यहाँ कितना बचा, एक होल एक इलेक्ट्रॉन, एक होल एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मतलब किसी भी कंडीशन आप समझेंगे अपने से, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों क्या होते हैं, रिकम्बाइंड हो रहे हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स रिमेंस कांस्टेंट, ये दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। और जब कांस्टेंट रहेंगे तो इस केस को कहेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्लियर है? तो पहले आप लोग इसको यहाँ तक नोट कर लें। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब यही है बच्चों, सीधा सीधा, कि जितना इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड करेगा उतना ही होल्स बनता जाएगा। मतलब यहाँ से होल बना, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, वो कहीं और जाकर रिकम्बाइंड किए, और वहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहीं और जा रहा है, रैंडमली मोशन कर रहा है एट अ सर्टेन टाइम, कह सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते रहेंगे, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स। तो यही है रेट ऑफ जनरेशन और रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो को स्टॉप करके नोट करें आप लोग। नोट कर लिया? ठीक है, अब बात करते हैं आगे, थोड़ी सी आगे हम ये चलेंगे इसमें कि अगर ये रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, क्या एक्सटर्नल एनर्जी दे दिया जाए, एक्सटर्नल एनर्जी, तो क्या होगा। तो यहाँ से आप ये पता लगा रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स ये दोनों ही इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक में। अगर हम इसी क्रिस्टल को, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दें, ऐसे कुछ ऐसे, मान लो यहाँ होल्स हैं, यहाँ है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स और भी एनर्जी गेन कर लेंगे। अगर आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन और भी एनर्जी गेन कर लेंगे, और जब ज़्यादा एनर्जी गेन कर लेंगे तो रेट ऑफ जनरेशन ये इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आया? आप जितना ज़्यादा एनर्जी दोगे ना, अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करने पर, तो उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, जनरेशन होंगे, किसके, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ जनरेशन, या कह सकते हो प्रोसेस ऑफ जनरेशन, ये इंक्रीज कर जाएगा। मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इंक्रीज करने पर क्या इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ये कह सकते हो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करोगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस साइड, और ये भी मूव करेगा इस साइड, और ये मूव करेगा दिस साइड। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो होल किस साइड मूव करेंगे, आप इधर समझ लीजिए, ये होल मूव करेंगे दिस साइड। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो ये पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये होल कैसा बिहेव करता है, एज अ पॉजिटिवली चार्ज,
ये पॉजिटिवली चार्ज क्रिएट करता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। एक्चुअल में होल मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बनती जाती है और कहेंगे होल मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, होल मूव करते जाएंगे। तो मतलब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही एक सर्टेन डायरेक्शन मिल जाता है। और पहले क्या होता था कि रैंडम मोशन करते थे, इलेक्ट्रॉन भी होल्स भी दोनों रैंडम मोशन में ऊपर पूरे क्रिस्टल में पूरे लैटिस में रैंडम मोशन करते थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी, कोई अपना फिक्स डायरेक्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया वैसे ही ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करने लगे, मूव करने लगे। तो यहां हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे एक साइड और होल्स मूव करेंगे एक साइड। जब इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव करेंगे होल अपने आप बनता जाएगा। उसमें सोचिए किसमें, माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले पे। इसमें आप सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जाएंगे तो यहाँ होल क्रिएट होता जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ होल्स क्रिएट करता जाएगा। ऐसे नेक्स्ट वाला जो होगा, यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा मूव करेगा, यहाँ भी होल्स क्रिएट करता चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो होल्स इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड होल्स इस साइड। तो आप ये कहोगे कि यहाँ जो करंट का कंडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण हो रहा है, दोनों के कारण ही करंट का फ्लो हो रहा है। तो जो नेट करंट होगा वो इन दोनों की करंट के सम के इक्वल होगा। मतलब इसके कारण जो करंट बनेगा वो होगा होल करंट, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करेगा तो करंट इधर फ्लो करेगा, और ये होल इधर मूव करेगा तो करंट भी इधर मूव करेगा। तो जो नेट करंट होगा आई ई इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन करंट, और इधर होगा होल करंट। तो इलेक्ट्रॉन करंट को हम आई ई से डिनोट करेंगे और होल करंट को आई एच से, दोनों का सम होगा नेट इलेक्ट्रिक करंट, और ये होगा आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एच। तो नेट करंट जो होगा इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है। तो आप क्या बताओगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, ठीक है ना। और एक बात और याद रखना, जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमेशा ग्रेटर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स के ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसकी मोबिलिटी म्यू ई भी क्या होती है, ज़्यादा होती है म्यू एच से, ठीक है, याद रहेगा, याद रखना। और कभी कभी हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर्स निकालना पड़ जाता है जब उसका एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है क्रिस्टल का। ऐसे केसेस में हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो फार्मूला है, मतलब ये आपको फाइंड आउट नहीं करना है, C कांस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज पावर माइनस Eg बाई, मतलब ये फर्मी एनर्जी है या आयोनाइजेशन एनर्जी कह लीजिए, Eg अपॉन 2kT। इस फार्मूले का यूज़ करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ कर सकते हो किसी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए। के क्या है इसमें बच्चों, के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, Eg आयोनाइजेशन एनर्जी है, एनर्जी बैंड गैप कह लीजिए, C कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर आपको दिया रहेगा उस क्रिस्टल के लिए, और E तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। तो कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन है वो Ne मतलब डेंसिटी है, इसे कैलकुलेट करते हैं Ce माइनस Eg बाई 2kT, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, कोई इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं है। अगर मिक्स हो तो क्या हो, तो कितना कम से कम होना चाहिए मिक्स, अप्रॉक्स
10 की पावर 10 पार्ट्स में एक इम्प्योरिटीज हो, कितना 1/10 की पावर 10, ये इम्प्योरिटीज अगर है तो भी हम इससे लेस कह सकते हो, इससे लेस दैन मतलब इससे भी कम हो तो वो प्योर है, ठीक है ना। इससे भी अगर कम है, अगर कोई इम्प्योरिटी एक एटम आ भी जाता है तो 10 के पावर 10 एटम से में एक एटम से भी कम एटम मतलब कि 10 पावर 15 एटम में एक एटम इम्प्योरिटीज अगर आ भी जाता है तो हम उसे नेग्लिजिबल मानेंगे और प्योर सेमीकंडक्टर कहेंगे। एक बात और भी इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों कारण क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है। और जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, जनरेशन होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का, उतना ही ज़्यादा रेट इंक्रीज कर जाएगा। और बच्चों जब रेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का आप रेजिस्टिविटी कम कर दोगे, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करके, और कंडक्टिविटी बढ़ा दोगे। तो ये है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का जो वीडियो होगा वो हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होते हैं, होल्स क्या हैं, ठीक है। इसको पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, मज़ा आएगा। मिलते हैं इसके आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।